Hey guys, myself Kakun, welcome to Eduporium classes. Eduporium classes में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से डिटेल में। चलिए आइए देखते हैं वीडियो में हम क्या दिखाने वाले हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक मैग्नेट को बताने से होती है। देखिए मैग्नेट हम सब जानते हैं, हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूजेस हैं मैग्नेट के। अब मैग्नेट क्या होता है कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इन तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन कौन से तीन होते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। इन तीन सब्सटेंसेस के अलावा और कोई भी सब्सटेंस नेचुरली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेट एक्सर्ट्स फोर्स। मतलब सपोज अगर हम ये कि बार मैग्नेट अपने सामने रख लें जिसमें हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल मार्क किया है, तो इस मैग्नेट में के अराउंड यहाँ पे आपको जितनी भी स्पेस दिखाई दे रही है जहाँ तक ये मैग्नेट अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, मतलब अगर इतने एरिया में कोई भी आयरन, कोबाल्ट या निकल का सब्सटेंस आ गया तो ये उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो ये सारी स्पेस कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? द लाइन्स ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सपोज अगर आप इस मैग्नेट के चारों तरफ जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया है उसमें अगर आप कुछ लाइन्स ड्रॉ करके दिखाएं, जैसे ऐसे करके, कुछ ऐसे और कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे, तो ये जितनी भी आपने लाइन्स ड्रॉ करी हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, इनको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ खासियत हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दे नेवर इंटरसेक्ट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर से हो के इस तरह निकल जाती हैं, पर ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर हमने ऐसा कोई केस ले लिया कि हमें ये लगा कि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, लेट सपोज यहाँ पे ऐसा हमने इसको ड्रॉ किया और इस तरीके से, तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे अगर आप अपना मैग्नेटिक कंपस लेके आएंगे, मैग्नेटिक कंपस हम सब समझते हैं, मैग्नेटिक कंपस, मैग्नेटिक नीडल, वो हमें हमारी डायरेक्शन शो करती है। अगर हम किसी भी पॉइंट पर उसको लेकर खड़े हो जाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है। तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक कंपस लेके आएंगे तो उसकी नीडल एक बार इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी और एक बार इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, और ऐसा कभी एक हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इसीलिए फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने जितनी भी ये लाइंस बनाई हैं इनकी डायरेक्शन कैसे रहने वाली है? ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और इधर साउथ की तरफ जाएंगी, यहाँ से इस तरह टुवर्ड्स द साउथ, और इन सब की डायरेक्शन भी इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। थर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं पोल्स पे। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पे ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं एक दूसरे के, एंड दे आर वाइडर एट अदर प्लेसेस। और जैसे जैसे ये इस मैग्नेट से दूर होती चली जाती हैं वहाँ पे ये इनमें गैप्स बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी वाइड अपार्ट है, यहाँ पे कितनी वाइड अपार्ट है, ठीक है। तो हमारे सामने ना एक क्वेश्चन आता है और ये अक्सर एग्जाम्स में हिट करता है कि वाई इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द अर्थ एक्सिस। ये हमारी ना जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखिए हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है ना वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट होती है इसमें सिर्फ ना रॉक्स होते हैं, कंकड़ पत्थर। फिर उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर होती है इसको हम मैंटल के नाम से जानते हैं। अब ये जो मैंटल होती है इसमें ना हॉट लावा होता है, सुना है ना हमने, वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो लावा बाहर आता है। और जो सबसे अंदर वाली क्रस्ट होती है, लेयर होती है, उसको हम कोर कहते हैं। तो ये जो कोर होती है इस कोर में ना लोहा होता है, इट इज कंप्लीटली आयरन। अब इन तीन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ में ना, अर्थ के सेंटर में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिज्म मतलब
ये जितने भी बाहर की 2 लेयर हैं, ये आपस में जब इनमें करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, करंट्स मतलब लावा में मूवमेंट होती रहती है, तो उस वजह से उसमें करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। उन करंट्स के प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो अंदर लोहा है हमारे अर्थ के सेंटर में, ये मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब ये एक बड़ा सा बार मैग्नेट बन जाता है। तो हमारी अर्थ के सेंटर में एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बार मैग्नेट है, ऐसा समझ सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमारी अर्थ है उसकी एक खासियत है कि उसकी जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस मतलब ऐसे समझ लीजिए, हम सब ने बचपन में लट्टू देखा है, टॉप होता है, ठीक है, कैसा होता है कि उसके नीचे एक डंडी होती है और उसके ऊपर वो लट्टू गोल 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 घूमता है। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ की एक एक्सिस होती है और उस एक्सिस के ऊपर वो गोल 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 खुद को स्पिन करती है। तो जो हमारी अर्थ की एक्सिस है ना, वो हमेशा ना एक टिल्टेड एक्सिस है, मतलब अगर हम देखें तो ये हमारा नॉर्थ पोल है यहाँ पे, ठीक है, हमारे अंतरिक्ष का, और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ। अब हमारी जो अर्थ की एक्सिस है, अब कायदे से वो ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक टिल्टेड एक्सिस है। तो ठीक है, यहाँ तक भी समझ आती है बात। तो हमारा जो बार मैग्नेट होगा वो भी टिल्टेड ही होगा, इसी तरीके से टेढ़ा ही रखा होगा अंदर अर्थ में। अब बात आती है यहाँ पे, हमने एक मैग्नेट सस्पेंड किया थ्रेड से, जिसको हम कहते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। यहाँ सपोज मैं ही थ्रेड से बांध के कर लूँ, तो मैं क्या देखूंगी कि ये जो थ्रेड से मैग्नेट सस्पेंड किया है ना, ये हमेशा ना बिल्कुल ऐसे रेस्ट करेगा, एकदम इसका नॉर्थ मैग्नेट का जो होगा वो बिल्कुल साउथ की तरफ रेस्ट करेगा, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो इसका साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ रेस्ट करेगा, इस तरीके से। तो अब हमने देखा कि ऐसा क्यों इस बार मैग्नेट ने हमारे अर्थ के साथ एक 15 डिग्री का एंगल बनाया। वो इसी वजह से, क्योंकि अगर हमारी एक्सिस स्ट्रेट होती तो वो बिल्कुल हमारे इस बार मैग्नेट के साथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती, लेकिन सिंस हमारा अर्थ का जो बार मैग्नेट है वो ऑलरेडी टिल्टेड है, तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इस बार मैग्नेट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। तो आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे कॉन्सेप्ट्स की तरफ। इस स्लाइड में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। होता क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में से पास करेंगे, जिसको हम कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है, यानी कि उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिज्म। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। इस पूरे चैप्टर का टाइटल जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी यही समझाता है कि इलेक्ट्रिक करंट में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो किसी वायर से, कंडक्टर से पास होता है, तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 3 तरीकों से समझेंगे। पहला, एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर में, दूसरा एक सर्कुलर लूप में, और तीसरा एक सोलेनॉइड में। एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर लेते हैं, इसमें से करंट इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो इस तार के गोल 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 होगी, इस तरीके से। अब ये तो हमें समझ आ गया कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की ना 2-3 चीजें पता करनी है। पहला कि भैया इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है कि ये आयरन, कोबाल्ट, निकल के पार्टिकल्स को कितनी दूरी से अपनी तरफ खींच सकती है। ये होता है मैग्नीट्यूड, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन होता है कि हम इस मैग्नीट्यूड को, या फिर ये कह लो कि इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन। अब इन 3 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं? देखिए, इस डायरेक्शन को पता करने के लिए एक रूल बनाया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे और उनके इस रूल को हम कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा।
तो ये राइट हैंड थंब रूल हमको क्या बताता है कि अगर आप अपने राइट हैंड का अंगूठा इस तरीके से करें, थम्स अप, तो ये जो थंब होगा ये आपके करंट की डायरेक्शन शो करेगा, जैसे यहाँ पे आपका करंट ऊपर को जा रहा है एंड द थम्स अप, और जो आपकी फिंगर्स होंगी बाकी सारी वो शो करेंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप अगर अपनी फिंगर्स को इस तरीके से देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाती दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक मतलब जैसे हम बचपन में वो खेलते थे ना, चक्की घुमाते थे, राइट, आप सबको याद होगा, तो वो हम हमेशा क्लॉकवाइज लिया करते थे, तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक बात समझ आ गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन जा रही है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है इसकी स्ट्रेंथ, वो हम कैसे बता सकते हैं, वो हम ये बता सकते हैं कि जितना जो भी रिंग, जो भी सर्कल वायर के क्लोज है वहाँ पे तो स्ट्रेंथ होगी सबसे ज़्यादा, और जितना वो रिंग ये सर्कल दूर होता चला जाएगा इस वायर से, उतना वीक वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती चली जाएगी। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि द शॉर्टर द रेडियस, जितना छोटा इस सर्कल का रेडियस, द स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द लॉन्गर द रेडियस, द लार्जर द रेडियस, द वीकर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल जाता है। तीसरी चीज आती है, अब ये जो मैग्नीट्यूड हमने पता लगा लिया है, इस स्ट्रेंथ को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, तो इसके लिए 3 जवाब। सबसे पहला, आप अपनी तार में जो करंट पास कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो। सपोज पहले अगर 2 एम्पियर का करंट पास कर रहे थे तो अब 5 एम्पियर का कर दो। ठीक है, ऐसा करने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा तरीका, क्लोजर लूप्स ले आओ। ठीक है, क्लोजर सर्कल्स होने चाहिए। तो मतलब आप जितना आपका ये छोटा सर्कल, उतनी ज़्यादा उस जगह मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यहाँ पे अगर आयरन की छोटी छोटी कीलें लेके आओगे तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, सो 2 तरीकों से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम ये देखेंगे कि अब सर्कुलर लूप में यही चीज़ें कैसे डिटरमाइन होती हैं। अब इस पार्ट में हम एक सर्कुलर लूप की बात करेंगे। सर्कुलर लूप में क्या करना है हमें, अब की बार हमने एक स्ट्रेट तार जैसे पीछे ली थी वो ना लेकर, अब की बार हमने उसको बेंड करके लूप की तरह ले लिया। सर्किट को पूरा ही कर लेते हैं, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा एक स्विच हो गया और यहाँ से हमारा ये सर्किट क्लोज हो जाता है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट क्या कहता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो डायरेक्शन कैसी होने वाली है, इस तरीके से, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्रिएट होगी इस तार में। ठीक है, एक इमेजिनरी जैसे यहाँ क्रिएट होगी, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा आप लोगों की क्लैरिटी के लिए हम 2 ही पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे आपको समझने में। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पर बना लेती हूँ, एक ये वाली और एक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें सबसे पहले पहचाननी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए दोबारा से मैक्सवेल को ही याद कर लेते हैं और उनके थंब रूल को। तो जो उनका राइट हैंड का थंब रूल था, जिसको हम RHT के नाम से भी शॉर्ट कोड में जानते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल ने हमें क्या बताया था, इफ़ यू शो अ थम्स अप, ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होने वाली है। सो अगर आपका करंट यहाँ से ऊपर को ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इज अ थम्स डाउन, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज, अगर थोड़ा सा और बड़ा बना लूँ मैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा रियलाइज होगा कि बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना पूरी तरह से स्ट्रेट हो गई है, ऐसे। ठीक है, ये बीच में स्ट्रेट हो जाएगी और ये वो पॉइंट होगा इस सर्कुलर लूप में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों?
वही पीछे वाला रीज़न, क्योंकि जब ये सारी मैग्नेटिक फील्ड मिलके इस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी तो वो एक दूसरे को एड करना शुरू कर देंगी, और ऐसा करने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाती है। या फिर दूसरा पॉइंट कहाँ है मैक्सिमम होने का, एट द मतलब नियर द वायर, ठीक है, जो बिल्कुल उसका जस्ट क्लोजेस्ट कंसेंट्रिक सर्कल होगा। तो हमें डायरेक्शन पता चल गई, हमें मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया कि भैया कहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाली है और कहाँ पे वीकेस्ट होगी। तीसरी चीज़, अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन पीछे की तरह वही कि करंट बढ़ा दो जो आपकी वायर में से पास हो रहा है। अगर पहले 2 एम्पियर होता था तो उसे 5 एम्पियर कर दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि क्लोजर सर्कल्स रख सकते हैं, मतलब या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस को स्मॉल कर लो, ठीक है। तो द स्मॉलर द रेडियस द स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, द लार्जर द रेडियस वीकर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हो जाता है। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि अब की बार ऐसी स्ट्रेट वायर ना लेकर उसकी जगह यूज अ कॉइल, ठीक है। कॉइल कैसे, मतलब अब की बार आप स्ट्रेट तार ना लेकर एक स्पाइरल इस तरह का कॉइल यूज करो। अब इससे क्या फायदा होगा, आगे जब आप सोलेनॉइड को समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। सो अब अगर हम सोलेनॉइड की बात करें, एक सोलेनॉइड बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोलेनॉइड एक बहुत ईजी पार्ट है ड्रॉ करने में। इस तरह से आपको अब की बार एक स्ट्रेट वायर ना लेके अब की बार एक कॉइल लेना है जिसको हम सोलेनॉइड कहेंगे। एक बैटरी से अटैच करिए अपने सर्किट में, की क्लोज करनी है, ठीक है, और आपका सर्किट कंप्लीट। तो ये है अब की बार हमारा सोलेनॉइड। तो सबसे पहले पिछले एक दिमाग में आपके क्वेश्चन रह गया होगा कि हमें ऐसा क्यों कहा गया कि सर्कुलर लूप की जगह एक कॉइल ले लो, एक सोलेनॉइड ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो एक यहाँ पे सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि सर्कुलर लूप की जगह अब की बार हम यहाँ पे वो गोल गोल उसकी जगह एक कॉइल बना के देखते हैं। तो जब हमने इस कॉइल को इस तरह से उस पीछे वाले सर्किट में अटैच किया तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हुई, इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हुई। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब ओवरलैपिंग भी हो रही है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को एड करना शुरू कर देंगी, ठीक है। सो ऐसा करने से इनकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पर्पस है हमारा यहाँ पे ये सोलेनॉइड यूज करने का। अब देखते हैं इस सोलेनॉइड में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की 3 सवाल जो हमारे सामने है वो कैसे रिजॉल्व होंगे। तो देखिए, ये हमारा सोलेनॉइड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो करंट का फ्लो हमेशा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा। ध्यान से देखें तो इधर से करंट अभी जा रहा है, ठीक है, ये जाने वाली डायरेक्शन है। तो इसमें एक क्लॉक रूल होता है। क्लॉक रूल आपको शॉर्ट में इस तरीके से याद रखना है कि जो भी सेंडिंग पोल है, मतलब जहां से करंट जा रहा है कॉइल के अंदर, वो होगा आपका साउथ पोल, एस फॉर सेंडिंग, एस फॉर साउथ पोल। और जो आपका रिसीविंग एंड है, मतलब जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि करंट आ रहा है कॉइल में, तो वो होगा आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। सबसे पहले तो आपने पोलैरिटी डिटरमाइन कर ली। पोलैरिटी मतलब आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल आइडेंटिफाई कर लिए। अब डायरेक्शन पता लगाते हैं। इस कॉइल में, इस सोलेनॉइड में जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन करेंगी, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, और अंदर से भी निकलेंगी ऐसे करती हुई, ठीक है। अंदर ये एक दूसरे के पैरेलल निकलती हैं। और एक चीज आपको और ध्यान देनी है, फिर वही पॉइंट, जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं अंदर, इंटरसेक्ट तो कभी नहीं करेंगी, ये तो फॉर श्योर है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो वहां पे जाके ये एक दूसरे को एड करने लगेंगी, असिस्ट करेंगी। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड कहाँ पे सबसे स्ट्रांग हुआ हमारी मैग्नेटिक फील्ड का, इस कॉइल के अंदर। और जितना आप इस कॉइल से दूर जाते चले जाओगे, आपके सर्कुलर लूप के रेडियस बढ़ते जाएंगे, उतना वीक वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड होती चली जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, डायरेक्शन समझ आ जाती है, मैग्नीट्यूड हमें समझ आ गया कि भाई कहाँ पे सबसे स्ट्रांग होनी है वीक फील्ड और कहाँ पे वीक होनी है।
तीसरी चीज़, अब हमारी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़ाने का ही क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। सबसे पहला, अगेन द रिपीटिशन, करंट बढ़ा लो सबसे पहले, ठीक है, 2 एम्पियर से 5 एम्पियर कर लो, 10 एम्पियर कर लो, कुछ भी। सेकेंड पॉइंट हमारा, अब की बार क्लोजर लूप से बात नहीं बनेगी, आप इस कॉइल में अगर और ज़्यादा टर्न्स कर दो, ठीक है, मतलब सपोज अगर ये ऐसे पहले फैला फैला कॉइल है, अब इसकी जो कॉइल की टर्न्स हैं वो और क्लोज कर दो इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगी। और थर्ड, अब की बार ये और बेटर तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बनाते हैं। अब की बार आप एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है कि अगर आपका ये कॉइल है जिसको आप सोलेनॉइड कह रहे हो, इसके बीचों बीच अगर आप एक आयरन का पीस, सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की एक बार इस तरीके से अंदर इंसर्ट कर दो, तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये पूरा कॉइल का मैग्नेटिज्म तो बढ़ जाएगा, सेकंड चीज आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार होके मिल जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब आप एक कॉइल्ड वायर को, जैसे कि हमारा ये सोलेनॉइड है, इसके बीच में अगर आप एक आयरन की रॉड, आयरन का बार या आयरन का कोई कोर, ठीक है, वो प्लेस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ये आयरन का जो पीस है, आयरन का बार, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन इसकी खासियत, इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि ये मैग्नेट सिर्फ उतनी देर अपना मैग्नेटिज्म शो करेगा जितनी देर हमारे इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है। जैसे ही आप इस कॉइल में करंट की सप्लाई कट ऑफ कर दोगे, ये दोबारा से वही एक सिंपल प्लेन आयरन बार बन के रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे, ये हमने एक सर्किट लगाया, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। याद रखिएगा, ये जो लॉन्ग बार होती है ये हमेशा आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और ये जो शॉर्ट बार होती है नेगेटिव टर्मिनल है। तो डायरेक्शन क्या होगी कन्वेंशनल करंट की, पॉजिटिव से शुरू होएगा और नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से करंट जा रहा है हमारे इस कॉइल में। तो हमने पीछे क्या क्लॉक रूल पढ़ा था, जो हमारा सेंडिंग पोल होता है दैट इज ऑलवेज योर साउथ पोल। तो दैट मीन्स ये साउथ पोल होगा, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है करंट को। चलिए, अब हमारे कॉइल में डायरेक्शन तो पता चल गई, और हमें एक बात और क्लियर कट पता चल गई कि जो ये अंदर लोहे का हमने ये पीस लगाया है, बार लगाया है, तो जब ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा थोड़ी देर में, जब हम इसमें से अभी करंट पास करना शुरू करेंगे, तो इसका ये साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा। दूसरी बात याद रखनी है, जैसे ही मैं इस सर्किट में करंट की सप्लाई कट ऑफ कर दूंगी, ये दोबारा से ये पीस अपना मैग्नेटिज्म खो देगा और एक ये दोबारा से एक आयरन पीस, आयरन बार बन के रह जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हमेशा आपको अवॉइड करना है स्टील को यूज करना, ठीक है। कभी भी आपको इस कॉइल के बीच में स्टील का बार, स्टील का पीस नहीं रखना है, क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने एक बार उसमें करंट पास कर दिया इस पीस में, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। बाद में अगर आप करंट की चाहे सप्लाई कट ऑफ भी करते रहो, ये स्टील का पीस अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा और ये हमेशा के लिए एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक परमानेंट मैग्नेट में, राइट। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग अ बार मैग्नेट, एक सीधी बार की तरह कई बार आप इस तरह का एक आयरन का पीस भी लेते हैं। आपने देखा होगा जब ये जो गार्बेज के ट्रक्स, क्रेन वगैरह होती हैं, तो उसमें कई बार ना उनके जो वो गार्बेज उठाने के लिए हुक होता है, ठीक है, इस तरीके का हुक होता है, उसमें आपने अक्सर देखा होगा एक बार मैग्नेट हैंग कर रहा होता है इस तरीके से, इसको हॉर्स शू मैग्नेट हैंग कर रहा होता है इस तरीके से। तो ये जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ये उस कूड़े में पड़े हुए सारे आयरन के पार्टिकल्स, आयरन के जंक को पिक कर लेता है। अब ये जो पीस है ये बना कैसे मैग्नेट,
तो वो इस फिनोमिना से। अब की बार आप इसके जो दोनों एंड्स होंगे यहाँ पे अपने सोलेनॉइड को कॉइल करोगे, अपनी कॉपर वायर को, और करंट पास करोगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आयरन का हॉर्सशू पीस है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उतनी देर केवल इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा जब तक इसके अंदर करंट पास हो रहा है। जैसे ही करंट की सप्लाई खत्म, ये दोबारा से लौट के अपना आयरन का एक हॉर्सशू पीस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम अगली स्लाइड में मूव करेंगे और देखते हैं और इस वीडियो में और क्या पढ़ने वाले हैं। So now the last slide of this video, but I suppose the most interesting part, which is my own personal favorite. पता नहीं, एक बड़ी अजीब सी खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारी ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है। यस, तो वो कैसे होता है? देखिए, हम सबको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी हमारे एक्शंस या जितने भी हमारे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, ये हम सबको पता है। हमारे कान, हमारी आंखें, हमारे टंग, जो भी कुछ सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाती है, दोज आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी नर्व्स में रन करते हैं तो उस टाइम एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत सारी कॉपर वायर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। तो उन सब सारी नर्व्स के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो अब जब ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो इस फिनोमिना के बेसिस पर हमारे जो MRI, हमारे जो एक्सरे होते हैं जो हमारी बॉडी पे किए जाते हैं, जिनसे हमारी कई तरह की इमेजेस कैप्चर की जाती हैं अंदर ऑर्गन्स की, ना ही सिर्फ ऑर्गन्स की बल्कि अगर हमारे कहीं पे कोई कैंसेरियस टिश्यू डेवलप हो रहा है उसकी, किडनी में अगर स्टोन है उसकी, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसकी, तो वो सब इन दो टेक्निक्स के थ्रू यूज़ की जाती है। MRI का फुल फॉर्म रहता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। देखिए इसके नाम में भी वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक, जो कि ये शो कर रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है ये उसी को कैप्चर करती हैं, राइट, और एक्सरे होती हैं हमारे। तो ये जो दो टेक्निक्स हैं ये क्या करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे नर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई कैंसेरियस टिश्यू नहीं है, तो उस जगह प्रॉपर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो सारा ये कैप्चर करेंगी और हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई एवरीथिंग इज़ फाइन देयर। लेकिन सपोज अगर कहीं स्टोन है, कहीं कोई कैंसेरियस टिश्यू है, तो उस जगह पे नर्व्स में से वो ब्लड फ्लो, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का फ्लो नहीं होता और उस जगह पे वो मैग्नेटिज्म क्रिएट नहीं होता। तो ये डिवाइसेस ये टेक्निक तुरंत उस चीज़ को कैप्चर कर लेती हैं और हमें पता चल जाता है कि यस वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी में, राइट। सो आई एंड दिस वीडियो विद माई ओन पर्सनल फेवरेट टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो सारी समझ आई होगी और आपके अब तक के मैग्नेटिज्म के जितने कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो गए होंगे। हम अपनी मैग्नेटिज्म के ऊपर सेकेंड वीडियो भी लेकर जल्दी ही आएंगे, उसको देखना मत भूलिएगा और स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस आगे की जल्दी ही मिलती रहें एंड स्टे ट्यून्ड।